Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पेडागोजी की मैंने आप लोगों की क्लास अलग से स्टार्ट करी हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। इसके अलावा देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आप लोगों को अलग से करा रही हूँ, जिसकी 15th क्लासेस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। इसके अलावा पेडागोजी की भी आपकी इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें 40+ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कंटेंट बेस्ड क्लास हो रही हैं, ये भी आप लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को विद थ्योरी आप लोगों को मैं करा रही हूँ कि कहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए बात करें अगर थ्योरी क्लासेस की, तो देखिए NCERT की जो क्लासेस हैं थ्योरी क्लासेस, वो भी आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट करी हुई हैं, जिसमें से देखिए हिस्ट्री तो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 8th क्लास यहाँ पर चल रही है हिस्ट्री की। ठीक है, ज्योग्राफी भी कंटिन्यू है, ज्योग्राफी की भी 7th क्लास कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद 8th क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। और पॉलिटी भी आप लोगों की चल रही है। ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी मैंने आप लोगों के चला रखे हैं। ठीक है, तो देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगी। तो ये क्लासेस भी ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में करेंगे सारे पेडागोजी के ही क्वेश्चंस हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अतः विषय है। देखिए अतः विषय है क्योंकि इसकी कोई अपनी विषय वस्तु नहीं होती। देखिए बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो इसकी कोई विषय वस्तु नहीं होती। तो देखिए ये चीज़ आपकी क्या होगी, गलत होगी कि इसकी कोई विषय वस्तु नहीं होती। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सीमित नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, जो सामाजिक विज्ञान के मुद्दे होते हैं वो किसी भी एक विषय में सीमित नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों पर मुद्दे हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है कि इसकी कोई विषय वस्तु नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, केवल बी ही क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा चार्ट है जो एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। देखिए किस चीज़ को, चरणों की यहाँ पर बात हो रही है, जो शो करता है स्टेप्स को, स्टेप्स इन प्रोसेस। तो देखिए कौन सा है, अगर हम बात करें टैबुलेशन की, तो देखिए टैबुलेशन चार्ट कभी भी आपका जो प्रोसेस है चरणों को प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद नैरेटिव आउटलाइंस मतलब कथनात्मक रूपरेखा, ये भी नहीं है। वर्गीकरण चार्ट, देखिए बात करें क्लासिफिकेशन चार्ट की, तो ये भी चरणों को प्रदर्शित नहीं करता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट होता है यही क्या है, एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है। देखिए कौन सा है, परियोजना कार्य, व्याख्यान, क्षेत्र कार्य या फिर परिचर्चा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहली चीज़ है आप लोगों को एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक क्वेश्चन पर काफ़ी टाइम आप लोग लगा देते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होती है, लेकिन एग्जाम में आप लोग सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना है। तो देखिए बात करें, देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट व्याख्यान आप लोगों को दिख रहा है, जहाँ पर भी लेक्चर मेथड आएगा वो पेडागोजी में नेगेटिव होता है, चाहे किसी भी पेडागोजी में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख गया कि व्याख्यान तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वर्ड है। व्याख्यान के अलावा देखिए बी पॉइंट आप लोगों का कट गया, यहाँ पर भी बी पॉइंट है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो देखिए ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, डायरेक्ट 3 पर टिक करके आगे निकल जाओ। ठीक है, इसके अलावा कोई सा भी यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं 100% गारंटी देती हूँ, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इसी तरीके के मिलते हैं, जहाँ पर ऑप्शन को नेगलेक्ट करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्याख्यान आप लोगों को पता है, व्याख्यान जो लेक्चर विधि होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो इनएक्टिव होता है, सिर्फ बैठकर सुन रहे होते हैं। ठीक है, और बच्चे को क्या चाहिए होता है, बच्चे का सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो इसलिए लेक्चर विधि जो होती है, व्याख्यान विधि, ये नेगेटिव होती है पेडागोजी में। इसके अलावा देखिए परियोजना कार्य बिल्कुल सही है, क्षेत्र कार्य भी सही है, परिचर्चा डिस्कशन भी बिल्कुल सही है, रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु महत्वपूर्ण। देखिए रचनावादी कक्षा की बात हो रही है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना, स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, आकलन के तरीकों का चयन करना या फिर परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना। तो देखिए यहाँ पर
तीनों ही पॉइंट सही हैं किस चीज़ को छोड़ करके। तो देखिए अगर बात करें हम डी पॉइंट्स की, अगर सिर्फ सूचनाएं इसलिए शामिल की जाती हैं कि परीक्षा में सफल होना है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ पास होने के लिए चीज़ें नहीं करनी है। इसके अलावा जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के बिल्कुल सही हैं। ए, बी और सी पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, डी पॉइंट जो है वो यहाँ पर गलत है। अब देखिए यहाँ पर आप नेगेटिव चीज़ें देख सकते हैं। बात करें रचनावादी कक्षा की, तो देखिए रचनावादी कक्षा में रट्टाफिकेशन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव होती है। और देखिए यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं कि सिर्फ परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना, तो ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। इसके अलावा देखिए तीनों ही पॉइंट्स आपके सही हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि डी को छोड़ करके जहाँ पर डी नहीं होगा उसको क्या करेंगे, आप ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। देखिए कौन सा है जो ग्रहण की अवधारणा में विशिष्ट नहीं है। ग्रहण की यहाँ पर वैसे वाले ग्रहण की बात नहीं हो रही है, देखिए जो चंद्रमा ये वाले जो ग्रहण होते हैं इनकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट है ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे, या फिर विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो देखिए विशिष्ट उद्देश्य कौन सा इनमें से नहीं है। बात करें विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे, बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रतिरूपों आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे, ये भी सही है। लेकिन भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। भौतिक दुनिया की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ किस चीज़ की है कि जो ग्रहण की अवधारणा है वो शिक्षण में उसका विशिष्ट उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो जो नेगेटिव यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बाजारों और उनकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। कौन कौन से, बाजार और मूल्य वृद्धि, मोहल्ले के बाजार या फिर बाजारों की श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर जो सही अनुक्रम होगा उसको आप लोगों को बताना है, जो सही यहाँ पर सही क्रम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लान बना रहे हैं 3 विषय पर। तो सबसे पहले कौन सा प्लान आएगा, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आएगा तुम्हारे आसपास के बाजार, मतलब मोहल्ले के बाजार, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सीक्वेंस में। उसके बाद आती है देखिए बाजारों की श्रृंखला, मूल्य की बात सबसे एंड में होती है, ठीक है। अगर हम बात करें मूल्य वृद्धि की तो वो सबसे एंड वाली बात होती है। यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका मोहल्ले के बाजार, दूसरा हो जाएगा बाजारों की श्रृंखला और तीसरा हो जाएगा बाजार और मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा ये। देखिए कौन सा सीक्वेंस है जो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बी, सी और ए, ठीक है। बी, सी और ए जो है वो आपका बिल्कुल सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संलग्न होती हैं जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ग में संचालित किए जाते हैं। तो देखिए कौन सी योजना होती है जो सारे क्रियाकलापों की पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किया जाता है। देखिए शैक्षिक वर्ष की अगर हम बात करें तो कौन सी होगी, साप्ताहिक तो यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि वर्ष की बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। दैनिक नहीं होगा, इकाई नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर वार्षिक हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक योजना होती है जिसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, संकलन, सारी चीज़ों का संकलन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आप लोगों का सही हो जाएगा, वार्षिक सही हो जाएगा, एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसाय को अपनाने का सुझाव देना चाहिए। देखिए जब आप बात अलग अलग चीज़ों की कर रहे हो तो वहाँ पर जेंडर भूमिका नहीं होगी, ठीक है। जब आप भेदभाव, आपको क्या करना है, जेंडर भूमिकाओं को सिखाते समय बच्चे को आप यहाँ पर लैंगिक भेदभाव लेकर के आ रहे हैं कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग व्यवसाय, ठीक है, अलग अलग व्यवसाय। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि टीचिंग जॉब है तो वहाँ पर लड़के भी जा सकते हैं, लड़कियाँ भी जा सकती हैं। आप क्या बोल रहे हो कि दोनों के लिए अलग अलग व्यवसाय की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ तो होगी नहीं, ठीक है। ये तो नेगेटिव हो जाता है क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, जेंडर भूमिकाओं को सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये तो नेगेटिव हो गया। लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। देखिए अलग अलग शिक्षा की आप लोग बात करें सेपरेशन की, जहाँ पर भी सेपरेशन वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर आप भूमिका नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। ये भी गलत है। दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देना, देखिए जहाँ पर आप चुनौती की बात करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल सी ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
लड़के और लड़कियों को अलग अलग व्यवसाय, देखिए ये अलग अलग व्यवसाय करने के लिए जब आप बोल रहे हैं कि लड़कियों के लिए टीचिंग सही है, लड़के बैंकिंग में जा सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, लड़कियां प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो लैंगिक भेदभाव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट दिया गया है अलग अलग शिक्षा देना, कि लड़कों के लिए अलग शिक्षा हो, लड़कियों के लिए अलग शिक्षा हो, तो यहाँ पर भी क्या है, भेदभाव है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जेंडर भूमिकाओं को सिखाना है बच्चों को, तो वहाँ पर आप चुनौती देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है। तो देखिए व्यक्तिगत साक्षरता, जीवनी, पाठ्य पुस्तक या फिर समाचार पत्र। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए बात करें महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए कौन सा प्राथमिक स्रोत सूचना दे सकता है, तो वो है व्यक्तिगत साक्षरता, ठीक है। क्या है, व्यक्तिगत साक्षरता। ना यहाँ पर जीवनी है, ना ही पाठ्य पुस्तक और ना ही समाचार पत्र। चुनौती देगा तो वो कौन सा है, तो देखिए वो है व्यक्तिगत साक्षरता। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला कदम क्या होगा, किसी भी प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए आंकड़े एकत्र करने की योजना, आंकड़ों के स्रोत को चिन्हित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना या फिर खोज का विश्लेषण करना। तो देखिए खोज का विश्लेषण तो आपका बाद में आता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आती है उद्देश्यों का निर्धारण करना। आपका एम्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए, कि आपका एम क्या है, उन उद्देश्यों का निर्धारण आपको पहले करना है, ठीक है। और सारी योजना बनाना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बाद में होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं। देखिए एनालाइज करना है आप लोगों को, एनालाइजिंग कौशल का आकलन कौन सा यहाँ पर पॉइंट करता है। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी विश्लेषण आपका यूज़ नहीं हो रहा है, विश्लेषण कौशल यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। कौन से वस्त्र पहनते हैं, ठंडा होता है वहाँ पर, गर्मी होती है तो आप लोग बता देंगे कि विंटर्स के कपड़े पहनते हैं, समर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एनालाइजिंग कौशल यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहाँ लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं। उपयुक्त कारणों एवं उदाहरणों के साथ चर्चा करें। देखिए यहाँ पर आप एनालाइज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था, आप इस कथन की जांच कैसे। देखिए यहाँ पर भी जांच की बात हो रही है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो देखिए ए को छोड़ करके दोनों पॉइंट सही हैं, बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझाना हो कि क्या एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। देखिए कौन से आकलन का आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अगर आप उसको समझाना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी है इज़ नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी, तो आप कैसे करेंगे। स्थापन आकलन के द्वारा, प्लेसमेंट के द्वारा, या फिर योगात्मक के द्वारा, या फिर रचनात्मक, या फिर नैदानिक। तो देखिए बात करें बच्चे की असफलता को बताने की कि वहाँ पर अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। बच्चे की कमियों को बताने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक, उसके बाद ही हम उन कमियों को दूर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें योगात्मक आकलन की, तो ये ग्रेड वाला होता है जो आपका एनुअल होता है, वर्ष में एक बार, जिससे आप लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट आप लोगों का पता चलता है, आप लोगों को ग्रेड पता चलती है। रचनात्मक आकलन कब होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें देखिए इसमें बच्चे और टीचर दोनों की ही क्या पता चलती हैं कमियां, कैसे किस तरीके से। तो देखिए रचनात्मक आकलन जो है वो कब किया जाता है, जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उसी बीच टीचर क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। अगर मान लीजिए ये लाइव क्लास हम लोगों की होती, मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पुटअप करती इस टॉपिक को पढ़ाते हुए और आप उस चीज़ का आंसर कर देते, तो मुझे क्या लगता कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने आंसर किया। तो उसमें क्या है, देखिए बच्चों की चीज़ें भी पता चली कि बच्चों को कितना समझ में आया, और टीचर को अपनी वीकनेस भी पता चल जाती हैं कि ये चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आई हैं तो क्यों नहीं आई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों की ही कमियाँ पता चलती, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो असेसमेंट पढ़ाते टाइम जब हम उस बीच में बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो आपका कहलाया जाता है रचनात्मक आकलन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है वो है नैदानिक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपागम या उपागमों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है,
सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम लें। देखिए सिर्फ एक मार्गी उपागम का आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। ठीक है कि आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक उदाहरण दिया और आप लोग निकल गए। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप लोगों को बच्चों को सिर्फ एक ही मार्ग का यूज़ करना है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें। देखिए उपेक्षा आप लोगों को नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को डिस्करेज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ पर भी आपको उपेक्षा वर्ड दिखे तो ये भी क्या होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड होता है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दोनों ही चीज़ें क्या यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है, यह विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्रारंभिक स्कूल के लिए। ठीक है, तो प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों और तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना तो बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है, एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सोशल साइंस इज इंडिस्पेंसेबल फॉर लाइंग द फाउंडेशन ऑफ एन एनालिटिकल माइंड। देखिए प्रारंभिक स्तर पर एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान क्या है, अपरिहार्य है। ठीक है, प्राथमिक स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर जो सही है, जो प्रासंगिक है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथ्यपरक उपागम उपयोगी हैं। अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझा जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आप लोगों का सही है, तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या करता है। कैसे, देखिए यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथ्यपरक उपागम जो होता है वो ज़रूरी है। ठीक है, अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आप लोगों के बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी। तो देखिए कौन सी होगी, विद्यार्थियों को प्रकृति भ्रमण के लिए लेकर जाना, वृत्त चित्र का प्रदर्शन, एक विशेषज्ञ को वाचन के लिए आमंत्रित करना या फिर पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध सूचना के आधार पर सामूहिक प्रस्तुतिकरण कराना। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। अगर हम भ्रमण के लिए बच्चों को लेकर के जा रहे हैं तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से बच्चों को जोड़ती हैं, तो ये वाला जो एग्जाम्पल होगा ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारा कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न प्रयास है छात्र की किस क्षमता का आकलन करने के लिए। तो देखिए जो कूड़ा है, कूड़े का निपटारा कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। क्यों, तो ये प्रयास जो है, ये टीचर जो क्वेश्चन कर रही है बच्चों से, ये किस चीज़ के आकलन के लिए कर रही हैं, सामान्यकरण के लिए, अनुमान लगाने के लिए, तर्क देने के लिए या फिर कल्पना करने के लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा, तो देखिए वो है यहाँ पर रीज़न। ठीक है, किस चीज़ के लिए, रीज़न के लिए। ना तो यहाँ सामान्यकरण कर रही हैं, ना अनुमान लगवा रही है, ना ही कल्पना करने के लिए कह रही हैं, विवेचना करने के लिए, तर्क देने के लिए यहाँ पर फोर्स कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा, तर्क करने के लिए ही इस क्षमता का ये आकलन कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती हैं। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही हैं। देखिए कहाँ पर कर रही हैं, एक विषय को पढ़ाने के देखिए बीच में, ठीक है, बीच में यूज़ कर रही हैं, तो किस तरीके का आकलन यहाँ पर होगा, स्थानन आकलन, योगात्मक, रचनात्मक या फिर सहपाठी। देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि जब भी पढ़ते टाइम बीच में टीचर क्या करता है, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, पढ़ाते टाइम ही, ठीक है, व्याख्यान के समय जब टीचर क्या करता है, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से बच्चे से चीज़ें पूछते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक बच्चे
को उस टाइम पढ़ाया जा रहा है तो वो क्या होता है, वो होता है रचनात्मक आकलन। ठीक है, जो उस शिक्षण सामग्री के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो उस समय टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो एक विषय को पढ़ाने के बीच में जब शिक्षिका बच्चों से क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है, फिर टेस्ट आयोजित करती है, वो रचनात्मक आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, विविधता और भेदभाव विषय के बारे में पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। ए है विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ हैं। बी है रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ हैं। सी है भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ हैं। तो देखिए अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित कीजिए। कहाँ से, देखिए अति स्पष्ट से प्रारंभ करते हुए, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है कि विविधता और भेदभाव के विषय में सबसे जो बेस्ट है, अति स्पष्ट है, वो कौन सा पॉइंट होगा, किस विद्यार्थी का होगा। तो देखिए बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले किसका होगा, तो देखिए विद्यार्थी सी की अगर हम बात करें, भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में बच्चा समर्थ है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। तो देखिए यहाँ पर भी सी नहीं है, यहाँ भी सी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसके बाद देखिए जो सेकंड आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, विविध परिस्थितियों मतलब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित, देखिए लास्ट में क्या है, इसको परिभाषित कर पा रहा है बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लास्ट टर्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो आपका सही है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेकर के आई थी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ऐसे ही आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, पेडागॉजी की क्लासेस भी हम लोग करते रहेंगे, थ्योरी क्लासेस भी देखिए पीपीटी मैं आप लोगों के तैयार कर रही हूँ पेडागॉजी के लिए, जो मैं आपको 1 से 2 क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगी। इसके अलावा जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप लोगों के चल रहे हैं कंटेंट बेस्ड, और जो थ्योरी क्लासेस हैं वो भी आप लोगों की कंटिन्यू हो रही हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, सारी चीज़ों को देखते चलिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं जिससे आप सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि देखिए 2025 में काफ़ी भर्तियां हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखिए अगर यूपी की हम लोग बात करें तो यूपी भर्ती बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर चाहे ज़्यादा वैकेंसियाँ चाहे कम आएँ, लेकिन वैकेंसी तो यहाँ पर आएंगी ही। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए जल्द से जल्द अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, चाहे यूपी टेट आए या ना आए। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप लोग यूपी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।